आज इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। ना तो कोई आरओई है, ना तो कोई आरओसीई है, ना तो कोई ऐसा टूल है जिसमें कि हमें किसी कंपनी के बारे में रिस्क चेक करना है या हमें किसी सेक्टर के बारे में जानना है। ना इक्विटी का कोई लेना देना है, कुछ मतलब नहीं, राइट। बात करते हैं अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करने के बारे में। जिस तरीके से हमारे पोर्टफोलियो में अच्छे अच्छे स्टॉक्स, अच्छी अच्छी कंपनीज का होना जरूरी है, उसी तरीके से हमारे पोर्टफोलियो में अच्छे अच्छे एसेट क्लास का होना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हम बात करते हैं अगर पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का, तो उसमें हम इक्विटी परचेज करते हैं। इक्विटी में भी हम डाइवर्सिफाई करते हैं, कुछ लार्ज कैप होते हैं, कुछ मिड कैप होते हैं, कुछ स्मॉल कैप होते हैं। इक्विटी के अलावा अगर बात करते हैं तो कुछ हम ईटीएफ्स भी बाय करते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स भी हम बाय करते हैं लॉन्गर पीरियड। म्यूचुअल फंड्स में रिस्क थोड़ा कम होता है, स्टॉक्स में रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। हमें ज़्यादा रिव्यू करने की जरूरत पड़ती है स्टॉक्स को। म्यूचुअल फंड्स में होता है कि उनका फंड मैनेजर बैठा हुआ है उस फंड के लिए, सो ही इज़ मैनेजिंग ऑल दैट फंड एंड ऑल। हमें क्या करने की ज़रूरत होती है, हम जब इन्वेस्टिंग की बात कर रहे होते हैं तो इन्वेस्टिंग में हम 3 महीने से 6 महीने, 6 महीने से 1 साल, 1 साल से 2 साल, फिर 3 साल, फिर 5 साल की बात, उस पर फिर हम बात करते हैं अपने कैपिटल पे कि हमने क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी रही है, कितना डीपली हमने स्टडी करके इन्वेस्टमेंट करी है। इसमें ट्रेड करने के बाद में आप देखेंगे तो आपके पोर्टफोलियो में फिर नंबर आता है रियल एस्टेट। आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट जो कर सकते हैं, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट आप 5,000 से भी कर सकते हैं, 500 रुपए से भी कर सकते हैं, 10,000 से भी कर सकते हैं, 5 लाख। लेकिन जब रियल एस्टेट की बात करते हैं तो रियल एस्टेट में टिकट साइज थोड़ी बड़ी हो जाती है। वो टिकट साइज 15 लाख की भी हो सकती है, 20 लाख की भी हो सकती है, 50 लाख की भी हो सकती है, ज्यादा की भी हो सकती है। कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है जो हर किसी की फैमिली से हर बहुत टाइम से चली चली आ रही होती है। बात कर रहे हैं हम एक एसेट क्लास की, जिस एसेट क्लास को लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं देखते हैं हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ उसको देखते हैं, हमारे पास तो एक कॉमन मैन के पास उसकी इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में आपको ये ईटीएफ के फॉर्म में मिले ना मिले, उसके उस सेक्टर के स्टॉक्स मिले ना मिले, लेकिन ये प्योर फॉर्म में आपको जरूर मिलता है। बात करते हैं एक एसेट क्लास जो रिस्क फ्री होता है। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, बात करते हैं गोल्ड की। देखिए, गोल्ड अपने लाइफ टाइम पर है, इसका भाव आज के डेट में 75,000 रुपए पर 10 ग्राम का है। इतना भाव बढ़ के आया, इसके बारे में समझते हैं ऐसा क्यों हुआ, एंड आने वाले टाइम में आपको 2 से 3 महीने में भी इस गोल्ड में आपको 15 से 18% की रिटर्न देखने को मिलेगी। उससे क्या रीजंस है वो मैं आपको बता। गोल्ड में देखिए क्या काम करता है। गोल्ड में बेसिकली ग्लोबल न्यूज काम करते हैं, ग्लोबल क्यूज काम करते हैं, ग्लोबल डिसीजंस काम करते हैं। जैसे यूएस फेडरेशन के रेट कट का इम्पैक्ट आता है, सेंट्रल बैंक्स की इन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट आता है, इंपोर्ट ड्यूटी का इम्पैक्ट आता है। तो इन चीजों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पिछले 1 साल में गोल्ड ने आउट परफॉर्म क्यों किया, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है चाइनीज कंज्यूमर का। चाइनीज कंज्यूमर्स ने इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ाई है गोल्ड में। क्यों? क्योंकि उनका जो पोस्ट कोविड जो रियल एस्टेट का मार्केट है वो नेगेटिव जा रहा है। उसमें जो रियल एस्टेट की रिटर्न है वो रिटर्न नेगेटिव है पिछले 4 ईयर्स। सो चाइनीज कंज्यूमर्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो गोल्ड की तरफ शिफ्ट हुआ है, पहला रीजन। दूसरा, एट द टाइम ऑफ जियोपॉलिटिकल रिस्क गोल्ड एक सेफ हेवन बाइंग होता है। जैसे वॉर की सिचुएशन है वर्ल्ड में, रशिया यूक्रेन का वॉर है, एंड अभी इजराइल का हामास का वॉर चल रहा है। सो जब भी 2 देश की लड़ाई चल रही होती है, उस समय पर सेंट्रल बैंक्स की जो बाइंग होती है वो बाइंग गोल्ड की तरफ बढ़ी। जैसे हम स्टॉक को समझते हैं कि हमें शेयर्स को बाय करने से पहले क्या क्या चीज़ समझनी चाहिए, क्या क्या देखेंगे, वैसे ही गोल्ड के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं। अगर आप उनको समझ लोगे तो उस बड़े इवेंट से पहले आप गोल्ड को बाय करके चलोगे तो आपको नियर टर्म में गोल्ड भी 8 से 10% की रिटर्न दे सकता है। साल का नहीं, नियर टर्म का मतलब होता है 2 से 3 महीने। अभी हाल फिलहाल में अगर आप बात करते हैं तो पीछे हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने गोल्ड पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटाई है। तो इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने की वजह से गोल्ड का इम्पोर्ट बढ़ा है। अब गोल्ड में जो बाइंग बढ़ी है, जो परचेज हमारा बढ़ा है गोल्ड का, उसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है। ट्रेड डेफिसिट का इम्पैक्ट जो आता है वो इन्फ्लेशन पर आता है। इन्फ्लेशन के बढ़ने पर गोल्ड बढ़ता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपस में कोरिलेशन की होती है और एक दूसरे को कोरिलेट। फिर सबसे इंपॉर्टेंट अभी हाल फिलहाल में क्या रहा है, 18 सितंबर को फेड ने रेट कट किया है। फेड के रेट कट करने का इम्पैक्ट नॉन यील्डिंग एसेट्स पर या नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग एसेट पर आता है, जिसमें कि सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम ये सब आते हैं। उसमें भी जो सबसे पसंदीदा स्टॉक है जो लोग प्रेफर करते हैं बाय करके रखना, वो गोल्ड। सेंट्रल बैंक का लगातार बाइंग करना रशिया के वॉर की वजह से, चाइनीज कंज्यूमर्स का गोल्ड की तरफ शिफ्टिंग होना, अभी हाल फिलहाल में फेड का रेट कट होना, ये 3 तो मेन रीजन है गोल्ड के बढ़ने का अभी आने वाले टर्म में। अभी इंडिया में जो सबसे बड़ा इवेंट है वो फेस्टिव सीजन का है एंड वेडिंग सीजन का है आने वाले टाइम में 2 से 3 महीने। अगर डेटा देखते हैं तो डेटा कम से कम जो है वो 30 से 32 लाख तक की शादियों का है। तो 30 से 32 लाख शादियों का मतलब है कि गोल्ड की डिमांड जो है वो बढ़ी। ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से नियर टर्म में गोल्ड आपको 15 से 18% रिटर्न दे सकता है। मतलब यहाँ से आपको 86 से 88 हज़ार रुपए तक का भाव देखने को मिल सकता है गोल्ड का नियर टर्म में। अगर डॉलर के टर्म में बात करते हैं तो 3,000 से 3,100 डॉलर के आसपास आपको
रेट देखने को मिलती है। आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए गोल्ड के ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट गोल्ड को परचेज करके रखें। हालांकि ऑर्नामेंट्स बाय करने के बाद उसको सेल करना थोड़ा हमारा मुश्किल होता है हमारी फैमिलीज में, बट अगर आप ऑर्नामेंट्स नहीं बाय करना चाहते तो आप गोल्ड के ETF जरूर बाय करके। ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों की मैं आज कई जगह से गैदर करके लाया हूँ, जहां से आप अपना रिस्क का जो डाइवर्सिफिकेशन है वो कम कर सके। देखिए, मेन रिस्क क्या होता है इक्विटी में, हमें मार्केट का नहीं पता होता, कब ऐसी क्या न्यूज़ आ जाएगी, कब ऐसा क्या होगा, मार्केट में अनसर्टेनिटी आ जाएगी एंड मार्केट में फॉल देखने को मिल जाए। मार्केट में फॉल देखने को मिलता है तो स्टॉक नीचे आते हैं, स्टॉक नीचे आते हैं तो हमारा प्राइस नीचे आता है, प्राइस नीचे आता है तो हमारा BP भी अप एंड डाउन करता है, जितना बड़ा हमारा पोर्टफोलियो होता है। एट द सेम टाइम जब ऐसी कोई अनसर्टेनिटी आती है तो उस अनसर्टेनिटी में जो गोल्ड होता है वो गोल्ड का प्राइस बढ़ता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि गोल्ड एक सेफ हेवन बाइंग। कभी भी अनसर्टेनिटी की सिचुएशन होती है तो उस टाइम पर गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है, गोल्ड में बाइंग बढ़ जाती है। तो आपको अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को जगह देनी चाहिए। अगर आप गोल्ड के ऑर्नामेंट्स नहीं बाय करना चाहते, आप गोल्ड का ETF बाय करें। कमोडिटी में तो फ्यूचर्स होते हैं, आप इन्वेस्टिंग के उसमें फ्यूचर्स में आइडिया नहीं मुझे कि आप ट्रेड कर पाएंगे नहीं, आपके अकाउंट में एक्टिवेशन है कि नहीं, आप उसको कैसे रोल ओवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बट आप गोल्ड के ETF को बाय करके ऑन अ सेफ साइड अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं। एंड ये एक बेस्ट एसेट क्लास है अपने पोर्टफोलियो में जगह देने के लिए, राइट। थैंक यू।